ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व 124 पॉइंट में। अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व है क्या है। ये रिलेशन बिटवीन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बाउंड टू हीमोग्लोबिन, रिलेशन बिटवीन द ऑक्सीजन बाउंड टू हीमोग्लोबिन with the partial pressure of oxygen. Partial pressure of oxygen. बेसिकली ये होती है हमारे पास ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। अगर मैं यहाँ पर ड्रा करूँ तो हम इसे इस तरह से ड्रा करते हैं और ये हॉरिजेंटल एक्सिस पे हमें शो करती है ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर। यहाँ पे ये होता है ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर और इस साइड पे ये हमें शो करती है ऑक्सीजन सैचुरेशन। और ये हमारे पास एस शेप कर्व बनती है, या इसे एस शेप कर्व भी कहते हैं, या इसे कहते हैं कि ये स्लोप बनती है। अब हमारे पास ये जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है, ये हमारे पास राइट शिफ्ट भी शो कर सकती है। इस तरह से ये राइट शिफ्ट शो करती है, जहाँ पे डॉटेड लाइन है यहाँ पे आ जाती है। ये हमारे पास राइट शिफ्ट कब शो करती है? राइट शिफ्ट ये शो करती है जब इसकी एचपी की रिड्यूस हो जाती है एफिनिटी। रिड्यूस एफिनिटी हो जाती है एचबी की फॉर ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन को इजीली रिलीज कर देता है, यानी अनबाउंड कर देता है ऑक्सीजन को। और अगर ये हमारे पास लेफ्ट शिफ्ट शो करे ऑक्सीडेशन डिसोसिएशन कर्व, दैट मीन कि वहाँ पे क्या होता है कि इंक्रीज हो जाती है एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एफिनिटी ज़्यादा हो जाती है, एचबी की एफिनिटी ज़्यादा हो जाती है फॉर ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन को रिलीज़ नहीं कर पाता। तो अगर किसी जगह पे हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा रिलीज़ होना शुरू हो गया, ज़्यादा सप्लाई होना शुरू हो गया, दैट मीन्स क्या राइट शिफ्ट हो गया ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व की। लेकिन अगर वहाँ पे ऑक्सीजन कम रिलीज़ हो रही है, वो ज़्यादा बाउंड रह रही है, तो लेफ़्ट शिफ्ट हो जाती है। अब हमारे पास एक और चीज़ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें याद करने के लिए, कि राइट शिफ्ट में आर आ रहा है ना, तो इससे याद रखना आपने कि इसे कहते हैं बोहर इफेक्ट। बोहर में भी आर आ रहा है, तो राइट शिफ्ट में हमेशा बोहर इफेक्ट आता है, और लेफ्ट शिफ्ट में हमेशा आपने याद रखना है हेल्डेन इफेक्ट आता है। HA, यहाँ एल आ रहा है, हेल्डेन। तो एल आ रहा है तो हेल्डेन इफेक्ट आता है इन लेफ्ट शिफ्ट में, और राइट शिफ्ट में आता है हमारे पास बोहर्स इफेक्ट। अब हमने बेसिकली ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व पढ़ लिया कि ये रिलेशन होता है बिटवीन ऑक्सीजन बाउंड टू द हीमोग्लोबिन टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो इसे हमने कर्व को बना के भी देख लिया है, इसे एस शेप कर्व कहते हैं। तो अब हम बाकी इसकी फीचर्स पढ़ लेते हैं। अब इसका निमोनिक है मेरे पास कैडेट, CADET। कैडेट जो है इसका निमोनिक है CADET, कैडेट इसका निमोनिक है। अब हमारे पास आर राइट जो है ना, शिफ्ट टू द राइट, राइट आर से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर कोई भी चीज़ कैडेट में से रेज हो रही होगी तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व कहाँ को मूव करेगी? राइट साइड को। अब अगेन हम कैडेट को थोड़ा नीट करके लिख लेते हैं, और हम अपना पेन भी चेंज करते हैं, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। अब हमारे पास इसका निमोनिक है कैडेट। CADET। अब कैडेट में से जोन सा भी वर्ड है, इससे रिलेटेड चीज़ इंक्रीज हो रही होगी ना, आर्ट से रेज है ना, आर्ट से राइट है, तो कर्व मूव करेगी टूवर्ड्स राइट, और जो भी चीज़ डिक्रीज हो रही होगी कर्व मूव करेगी टूवर्ड लेफ्ट। अब इसमें हमारे पास है कैडेट में सी, इसमें PCO2 अगर इंक्रीज कर रहा है, CO2 जो है ना, तो रेस कर रहा है, तो कर्व मूव करेगी टूवर्ड राइट। ए से आता है हमारे पास एनीमिया, और साथ में अगर फॉर एग्जांपल इसमें हमारे पास डी से आता है हमारे पास DPG, 2-3 DPG अगर इंक्रीज करा तो कर्व मूव करिए टूवर्ड्स राइट। टेम्परेचर अगर हमारे पास इंक्रीज कर रहा है तो कर्व मूव करिए टूवर्ड राइट। और अगर ई हमारे पास इंक्रीज कर रहा है, बोहर इफेक्ट इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज pH हो रहा है,
इस एसिडिटी इंक्रीज हो रही है तो कर्व हमारे पास मूव कर रही है टूवर्ड्स राइट। अगर रेज हो जाता है हमारे पास एच पॉजिटिव तो कर्व कहाँ मूव करेगी टुवर्ड्स राइट, लेकिन ओवरऑल पीएच एच पॉजिटिव ज़्यादा होने से कम हो जाएगी। तो ये आपने अलग से याद रखना, आपने याद रखना है आर एच पॉजिटिव इंक्रीज कर रहा है कर्व राइट की तरफ जाएगी, रेस पी ओ टू है तो कर्व राइट की तरफ जाएगी, रेस 2 3 बीपीजी है तो कर्व राइट की तरफ जाएगी। और अगर शिफ्ट हो रही होगी लेफ़्ट की तरफ तो मतलब इसमें ना हर चीज़ लो हो रही होगी। लो होगा एच पॉजिटिव तो कर्व लेफ़्ट की तरफ जाएगी, लो CO2 होगा तो कर्व लेफ़्ट की तरफ जाएगी, लो 2 3 बीपीजी होगा तो कर्व लेफ़्ट की तरफ जाएगी, लो टेम्परेचर में भी लेफ़्ट की तरफ जाएगी। और ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं कि हमारे पास ये होता है फ़ीटल हीमोग्लोबिन, इसमें भी कर्व टुवर्ड लेफ़्ट जाती है और CO2 पॉइज़निंग में भी कर्व टुवर्ड लेफ़्ट मूव करती है। कहते हैं इट प्रेजेंट इन आरबीसीज, इट enhances द एबिलिटी ऑफ आरबीसीज टू रिलीज द ऑक्सीजन नियर द टिश्यू दैट नीड इट मोस्ट। It interacts with the beta chain of the HB, decrease the affinity of the oxygen and promote the oxygen release. बीटा चेन क्या होती है? कहता है कि बीटा चेन होती है हमारे पास जो ह्यूमन हीमोग्लोबिन होती है उसमें, तो वो डिक्रीज करती है ऑक्सीजन की एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, एचपी की एफिनिटी, तो वहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज ज़्यादा होता है तो कर्व मूव कर देती है टुवर्ड राइट। लेकिन जब फीटल हीमोग्लोबिन में बीटा चेन है ये रिप्लेस कर जाती है विद द गैमा चेन, तो गैमा चेन के साथ रिप्लेस करने के बाद ऑक्सीजन एफिनिटी फॉर फीटस इज़ हायर देन दैट ऑफ द एडल्ट हो जाती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व हमारे पास लेफ्ट साइड पे मूव कर जाती है। नीचे अब इसी चीज़ की एक्सप्लेनेशन दे रहा है, उसमें कहता है कि A2 गैमा 2 जो होती है ना, अल्फा 2 गैमा 2, इसमें बीटा चेन जो होती है वो रिप्लेस हो जाती है बाय गैमा चेन, ड्यू टू विच इंक्रीज एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन हो जाती है, सो लोअर ऑक्सीजन डिलीवरी हो जाती है। तो HbF हमारे पास कहाँ लेके जाता है? लेफ्ट साइड पे कर्व को ले जाता है, लेफ्ट शिफ्ट पे। सेम कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग क्या कराती है कि ये एचबी की एफिनिटी फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा होती है देन ऑक्सीजन, तो इसकी एफिनिटी ज़्यादा होती है, दैट मीन ये ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड कैरी करेगी और कर्व को शिफ्ट कर देगी टूवर्ड लेफ्ट। और ड्यूरिंग एक्सरसाइज कहते हैं इंक्रीज इन टेम्परेचर हो जाता है, दिस टिश्यू प्रोड्यूस द मोर CO2 विच डिक्रीजेज द पीएच, और थ्रू विच बोहर इफेक्ट अकर स्टिमुलेट द ऑक्सीजन डिलीवरी टू एक्सचेंज मसल, और कर्व मूव कर जाएगी टूवर्ड्स राइट। इस पेज पे हमने सारा जो बोहर इफेक्ट था और हेल्डन इफेक्ट था इसे एक्सप्लेन किया है। अब हम नेक्स्ट पेज में मूव करते हैं। अब इससे रिलेटेड वो ना MCQs दे रहा है हमारे पास नेक्स्ट पेज पे। अब इसमें कहता है कि HB ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व शिफ्टेड टू द लेफ्ट, इंक्रीज पीएच हो जाती है ना जब हमारे पास, दैट मीन्स कि हमारे पास लो हो जाता है H पॉजिटिव। हमने पीछे पढ़ा कि H पॉजिटिव लो होगा तो शिफ्ट टूवर्ड लेफ्ट हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग विल शिफ्ट द HB डिसोसिएशन कर्व टू द राइट, तो डिक्रीज पीएच में हमारे पास हाई हो जाता है या रेज हो जाता है H पॉजिटिव, तो ये हमारे पास मूव कर देता है कर्व को टूवर्ड राइट। अब इसमें आपने ये लो एचपी से मैंने आपको याद करवाया या हाई एचपी से याद करवाया है, तो हाई एच पॉजिटिव से तो पीएच की बात करेगा तो उसके ऑपोजिट होगा। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व शिफ्ट टूवर्ड्स विच साइड इन कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, अगेन वही बात है। फिर कहता है राइट शिफ्ट ऑफ द ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कर्व अकर इन इंक्रीज CO2 लेवल्स, लेफ्ट शिफ्ट ऑफ द ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व इन हाइपोथर्मिया, डिक्रीज टेम्परेचर में टूवर्ड, लो टेम्परेचर में कहाँ पे जाती थी? टूवर्ड लेफ्ट, और रेज टेम्परेचर में कहाँ जाती थी? टूवर्ड्स राइट। Which of the following will shift the HB oxygen curve to the right is increase H positive, in which following is right shift, acidosis में right shift हो जाती है। Compare with the adult HB, fetal HB is different in lower affinity for 2 3 BPG होती है और जिसकी वजह से कर्व मूव कर जाती है टूवर्ड लेफ्ट। इंक्रीज 2 3 डाईफॉस्फोग्लिसरेट इफेक्ट में क्या होता है कि ऑक्सीजन कर्व टूवर्ड राइट मूव कर जाती है। इंक्रीज इन 2 3 बीपीजी भी हमारे पास क्या करता है? कर्व को मूव कर देता है टूवर्ड्स राइट। फिर कहते हैं डाईफॉस्फोग्लिसरेट प्रोडक्ट ऑफ द ग्लाइकोलिसिस होती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द डाईफॉस्फोग्लिसरेट, 1 3 डाईफॉस्फोग्लिसरेट एंड 2 3 डाईफॉस्फोग्लिसरेट। 1 3 डाईफॉस्फोग्लिसरेट is an intermediate in glycolysis and 2 3 डाईफॉस्फोग्लिसरेट is related to oxygen hemoglobin dissociation curve। अब 1 3 वाला क्या है कि वो इन्वॉल्व नहीं होता इसमें ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व में, 2 3 वाला इन्वॉल्व होता है, 1 3 वाला जो है ये इंटरमीडिएट है इन ग्लाइकोलिसिस में। नेक्स्ट पे कहते हैं इन राइट शिफ्ट ऑक्सीजन
HB dissociation curve, atmospheric pressure will be 35 mmHg. याद रखना है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर 35 mmHg पे क्या होता है, हमारे पास कर्व मूव कर जाती है टूवर्ड राइट शिफ्ट। राइट हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व अकर बाय डिक्रीज इन पीएच। पीएच डिक्रीज का मतलब ये है कि रेज हो रहा है एच पॉजिटिव, और रेज एच पॉजिटिव में कहाँ को मूव करती थी, ये राइट साइड पे। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कर्व शिफ्ट टू द राइट इज एसिडोसिस में होती है। व्हाट कॉजेज द शिफ्ट ऑफ ऑक्सीजन HB डिसोसिएशन कर्व टू एक्सट्रीम लेफ्ट इज एक्सट्रीम लेफ्ट कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग कराती है। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व एक्सट्रीम लेफ्ट शिफ्ट ड्यू टू कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। Right shift of Hb oxygen dissociation curve occurred in decrease in pH. Decrease in pH का मतलब ये है कि रेज हो रहा है हमारे पास H पॉजिटिव, तो रेज H पॉजिटिव में कहाँ पे जाती थी, राइट साइड पे। अब हम आते हैं 125 पॉइंट पे। अब इसमें कहते हैं इन राइट शिफ्ट ऑफ द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व द मोस्ट लाइकली वैल्यू ऑफ P50 वुड बी 35। अब जो हमारे पास है ना राइट शिफ्ट, इसमें जो वैल्यू पहले उसने बताई है 35 बताई है, इसमें भी 35 बताई है, तो हमारे पास जो वैल्यू ऑफ P50 होगी वो क्या होगी, 35 mmHg। इसमें कहता है द P50 इज द ऑक्सीजन टेंशन एट विच द हीमोग्लोबिन इज 50% सैचुरेटेड। द नॉर्मल pH P50 is 26.7. HB affinity is inversely related to pH P50। इसमें ये कहता है कि अगर शिफ्ट हो रही है टुवर्ड लेफ्ट तो हाई ऑक्सीजन इफिनिटी हो जाएगी। हाई ऑक्सीजन इफिनिटी हो जाएगी तो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेगी, मतलब इजीली ऑक्सीजन को रिलीज नहीं करेगी, तो P50 जो है ये इससे ऑपोजिट है, तो ये लो हो जाएगा। और मीनिंग शिफ्ट टूवर्ड्स राइट, राइट में आपने याद रखना है हर चीज़ रेज हो रही थी तो P50 भी हाई होगा, राइट में रेज P50 होगा, और एल से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट में लो होगा हमारे पास P50। ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड द अमाउंट ऑफ CO2 डिजॉल्व इन प्लाज्मा इज एट 450 mmHg इज 2.7%। ये भी टोटल रट्टा एमसीक्यूज था। और ये नीचे वाले में कहता है लेफ्ट शिफ्ट ऑफ द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ड्यू टू लो PCO2 इज हेल्ड इन इफेक्ट। अब इसमें ये बता रहा है बेसिकली लो PCO2 किसकी तरफ लेके जाती है, लेफ्ट शिफ्ट की तरफ। और मैंने आपको बताया था कि हेल्डेन में भी एल आता है, लेफ्ट में भी एल आता है, तो लेफ्ट शिफ्ट में हमेशा हेल्डेन इफेक्ट आता है, राइट में आ रहा आता है, बोहर में आ रहा आता है, तो राइट शिफ्ट में हमेशा हमारे पास बोहर इफेक्ट आता है। अब है हमारे पास 128 पॉइंट। इसमें कहता है रिगार्डिंग द पल्मोनरी पैरामीटर व्हाट हैपन टू देम इन प्रेगनेंसी। अब जो प्रेगनेंसी होती है ना, इसमें लो हो जाते हैं PCO2 लेवल्स। नीचे वो सारी प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम बता रहा है। कहता है फिजियोलॉजिकल चेंजेस एडॉप्टेशन इन प्रेगनेंसी में क्या होता है कि प्रेगनेंसी में कार्डियक आउटपुट ज़्यादा हो जाता है, हार्ट बीट जो है ना वो ज़्यादा रहती है, इंक्रीज प्री लोड हो जाता है और डिक्रीज आफ्टर लोड हो जाता है। अब ड्यू टू एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होता है ना, तो वो ज़्यादा रिटर्न भेजता है टुवर्ड हार्ट, तो वहाँ पे इंक्रीज हो जाता है प्री लोड, इंक्रीज हो जाता है हार्ट रेट, हमारे पास इंक्रीज प्लेसेंटल एंड यूट्रस परफ्यूजन हो जाती है। एनीमिया जो है इसमें इंक्रीज प्लाज्मा हो जाते हैं, इंक्रीज आरबीसीज हो जाते हैं। हाइपर कोएगुलेबिलिटी में डिक्रीज ब्लड लॉस एट डिलीवरी हो जाता है। हाइपर कोएगुलेबल स्टेट में चला जाता है ब्लड, तो इसमें ड्यूरिंग डिलीवरी जो है ब्लड लॉस कम हो जाता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है, माइन्यूट वेंटिलेशन इंक्रीज हो जाती है, टाइडल वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाता है, टोटल लंग कैपेसिटी इज स्लाइटली डिक्रीज। अब आपने ये याद रखना है कि CO2 स्लाइटली डिक्रीज होता है और टोटल लंग कैपेसिटी भी प्रेगनेंसी में जो है वो स्लाइटली डिक्रीज हो जाती है, लेकिन टाइडल वॉल्यूम और वेंटिलेशन ये दोनों चीज़ें हमारे पास प्रेगनेंसी में इंक्रीज होती हैं और टोटल लंग कैपेसिटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। अब नीचे वो प्रेगनेंसी रिलेटेड एमसीक्यूज डिस्कस कर रहा है। इसमें कहता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डिस्निया ड्यू टू प्रोजेस्टेरॉन व्हाट इज़ द फाइंडिंग। मिनट वेंटिलेशन इंक्रीजेज, मतलब वेंटिलेशन मैंने बताया वो भी इंक्रीज होगी, टाइडल वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा और टोटल लंग कैपेसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। इन थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी व्हाट अकर, टोटल लंग कैपेसिटी डिक्रीज। अब याद रखना है कि टाइडल वॉल्यूम इंक्रीज होता है, वेंटिलेशन इंक्रीज होती है प्रेगनेंसी में, लेकिन टोटल लंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती है। इन लेट फेज ऑफ द प्रेगनेंसी रेस्पिरेटरी पैरामीटर बिकम डिक्रीज CO2 लेवल्स हो जाते हैं। फिर कहता है सिनेरियो ऑफ द प्रेगनेंसी इन विच HP इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर वाज 11.5 बट इन इट बिकम 9.5 कॉज इज फिजियोलॉजिकल चेंज। अपना बेसिकली प्रेगनेंसी में क्या होता है,
हाइपर वॉल्यूमिया हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे एचबी जो है वो फिजियोलॉजिकल चेंज की वजह से कम लगती है, वैसे कम नहीं होती। तो अगर एचबी पहले 11.5 थी, अब 9.5 है, तो दैट मीन वहाँ पे क्या हुआ है, फिजियोलॉजिकल चेंज हुआ है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ एनीमिया इन प्रेगनेंसी इज प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंशन। मतलब इसमें यही है कि प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है प्रेगनेंसी में, जिसकी वजह से वहाँ पे एचपी जो है वो कम लगने लग जाता है। इन प्रेगनेंसी व्हाट इज़ इंक्रीज, रेड सेल मैस जो होता है ना प्रेगनेंसी में, वो इंक्रीज हो जाता है। फिर कहते हैं प्रेग्नेंट लेडी डिवेल्प पेन आफ्टर फ्यू आवर्स ऑफ डिलीवरी, ईसीजी में S1 Q3 T3 आ रहा है। तो इसकी जो मोस्ट अप्रोप्रिएट डायग्नोसिस है वो हम करेंगे गैलियम स्कैन के थ्रू। मतलब अगर प्रेगनेंसी में डिलीवरी के बाद हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाएंगे तो हमने कौन सा इन्वेस्टिगेशन करना है, गैलियम स्कैन। फिर प्रेगनेंसी में कह रहा है कि अगर हाइपरटेंशन के साथ पेशेंट प्रिवेंट की है तो उसे हम मिथाइल डोपा देंगे। लेकिन नीचे वो आंसर में कहता है कि लिबिटालोल जो है ना, लिबिटालोल वो हमारे पास फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस है इन प्रेगनेंसी, और मिथाइल डोपा जो है वो सेकंड पे आती है हमारे पास प्रेगनेंसी में। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, इसमें भी प्रेगनेंसी रिलेटेड एमसीक्यूज दिए हुए हैं। कहता है प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपर टेंशन, इसमें लेबिटालोल फर्स्ट पे आता है और सेकंड पे मिथाइल डोपा। प्री एक्लेम्पशिया हाइपरटेंसिव कंडीशन में हमारे पास आईवी हाइड्रोलाजीन देंगे हम उसे प्री एक्लेम्पशिया में, और फिर सेकंड पे लेबिटालोल देंगे, और एक्लेम्पशिया में MgSO4 देंगे। ये हमारे पास गायनी रिलेटेड जो पोर्शन आएगा उसके बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, याद करने हैं कि प्रेगनेंसी में अगर खाली हाइपरटेंशन की बात करेगा ना तो वहाँ पे हमने उसे क्या देना है, प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन की बात करेगा ना तो हमने उसे देना है लिबिटालोल फर्स्ट पे देना है, सेकंड पे मिथाइल। लेकिन अगर प्री एक्लैम्पशिया की बात करेगा तो आईवी हाइड्रोलाजीन देंगे, फिर लिबिटालोल आएगा, और अगर एक्लैम्पशिया की बात करेगा तो MgSO4 देंगे। फिर कहता है 30-year-old who is pregnant for the third time dies in the third trimester. This type of death is fortuitous death. A pregnant lady present to you with the hyperemesis gravidarum alkalosis. बार बार उसे वॉमिटिंग हो रही है तो क्या होगा, हाइपोकेलीमिया हो जाएगा। सर्वाइकल एक्ट्रोपियन अकर इन द नॉर्मल इन प्रेगनेंसी में होता है, सर्वाइकल एक्ट्रोपियन ये बाद में सेटल कर जाता है। डिफरेंस बिटवीन द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इन प्रेग्नेंट एंड नॉन प्रेग्नेंट इज पोस्टप्रेंडियल हाइपरग्लाइसीमिया। नॉन प्रेग्नेंट और प्रेग्नेंट में डिफरेंस ये आता है कि प्रेग्नेंट में अगर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होंगे तो वहाँ पे पोस्टप्रेंडियल हाइपरग्लाइसीमिया के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। A pregnant female suddenly faints and was taken to the ER. The doctor advised position her in the left lateral, not right lateral. अब राइट lateral पोजीशन में क्या होता है, inferior vena cava जो है ना इसका कोलैप्स होने के या कंप्रेशन होने के चांसेस होते हैं। तो जब भी किसी भी पेशेंट को आप लेके आए अनकॉन्शियस स्टेट में तो उसे लेफ्ट lateral पोजीशन में लेटाना होता है। फिर कहते हैं एन एपिलेप्टिक लेडी who is currently in phenytoin has become pregnant. She is concerned her medication in pregnancy. Which of the following is correct? Replaced by the barbiturates. अब जो उससे हम फेनिटोइन दे रहे हैं ना, ये जो है फेनिटोइन कंट्राइंडिकेटेड होती है इन प्रेगनेंसी, ये टेराटोलॉजी कराती है या प्रॉब्लम कॉज कराती है बर्थ रिलेटेड, तो इसे हम रिप्लेस कर देते हैं बार्बिचुरेट से। फिर कहते हैं देयर इज वेरिएशन इन द इंसिडेंस ऑफ द प्री एक्लैम्पशिया, द मोस्ट सिग्निफिकेंट चेंज इन द फॉल ऑफ द डिजीज इज ड्यू टू अनएनिमस डेफिनेशन ऑफ द डिजीज। अच्छा, ये एक फजूल सा MCQ सा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, फीमेल इज हर इन हर सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी प्रेजेंट विद द BP लेस्ड है उसका, तो हम उसे क्या स्टार्ट कराएंगे, अल्फा मिथाइल डोपा। अब याद रखना कि लेबिटालोल फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस है, सेकंड पे हम उसे मिथाइल डोपा देते हैं। अगर MCQ ऑप्शन में लेबिटालोल की ऑप्शन नहीं होगी तो हमने मिथाइल डोपा को ऑप्ट करना है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीजेज, आर्टीरियल PCO2 जो है डिक्रीज कर जाता है। फिर कहता है कि ड्यूरिंग नेक्स्ट पे विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन लेवल रिमेन नॉर्मल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ग्रोथ हार्मोन लेवल्स जो होते हैं ना वो रिमेन नॉर्मल रहते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बाकी हार्मोनल लेवल में चेंजिंग्स आती है। अर्ली डिटेक्शन ऑफ प्रेगनेंसी बेस्ट डायग्नोज्ड आफ्टर 10 days ऑफ कंसेप्शन बाय सीरम बीटा HCG। अगर हमने अर्लीस्ट डायग्नोज करना हो प्रेगनेंसी को, प्रेगनेंसी में विद इन 10 days, तो हम बीटा HCG लेवल्स करा के देखते हैं, उससे डायग्नोज करते हैं प्रेगनेंसी। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं, 129 पॉइंट। इसमें जस्ट ये हमारे पास लास्ट पॉइंट है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। इसमें ऑक्सीजन डिलीवरी टू द टिश्यू इज डिक्रीज बाय कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, ये हमने पहले भी पढ़ा है।
इसमें ये एक टेबल दे रहा है, इसमें साइनाइड है और ये कार्बन मोनोऑक्साइड है लेफ्ट साइड पे। इसमें कहता है बोथ इनहिबिट द एरोबिक मेटाबॉलिज्म वाई इनहिबिशन ऑफ द कम्प्लेक्स 4 साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। अब याद रखना है कि ये दोनों क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं कम्प्लेक्स 4 को। और ये बहुत दफ़ा एमसीक्यू पूछा जाता है कि साइनाइड या कार्बन मोनोऑक्साइड करते क्या हैं, तो ये इनहिबिट करते हैं कम्प्लेक्स 4 को, जिसमें साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज आते हैं और ये हाइपोक्सिया का कॉज करा देते हैं। दैट डज नॉट फुली करेक्ट विद द सप्लीमेंट ऑक्सीजन एंड इंक्रीज एरोबिक मेटाबॉलिज्म हो जाता है। अब ये दोनों क्या करते हैं, लीड करते हैं टुवर्ड पिंकी और चेरी रेड स्किन, क्योंकि वहाँ पे हाइपोक्सिया हुआ है तो वो पिंक या चेरी रेड स्किन की तरफ ले जाते हैं। यूजुअली पोस्ट मॉर्टम फाइंडिंग्स सीजर और कॉमा वगैरह भी हो जाता है। ये जो पिंक और चेरी रेड स्किन है ये पोस्टमार्टम फाइंडिंग है, इसके अलावा सीजर और कॉमा भी हो जाता है। नेक्स्ट पे वो कहता है कि सोर्स, अब जो हमारे पास साइनाइड है ना, इसकी बाय प्रोडक्ट ऑफ सिंथेटिक प्रोडक्ट ऑफ कंबस्टन, इंजेक्शन ऑफ एमिगडालिन, ये और साइनाइड, ये तीनों चीज़ें क्या करती हैं, सोर्स हैं फॉर साइनाइड। और जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ऑर्डरलेस गैस फ्रॉम द फायर कार्ड एग्जॉस्ट एंड गैस हीटर, ये क्या कराते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये हमारे पास जो हीटर्स हैं इनमें ये मोस्टली हिस्ट्री होती है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग की, के रूम में हीटर था और डेथ होगी तो वहाँ पे क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग होती है। बेसिकली ये इनहिबिट कर देते हैं कम्प्लेक्स 4 को। फिर साइन और सिम्टम्स की बात करता है। साइनाइड में कहता है कि ब्रेथ हैज़ बिटर आमंड ऑडोर, कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स हो जाता है। बिटर आमंड एडोर, याद रखना है कि बिटर आमंड एडोर किसकी होती है, वो होती है हमारे पास कार्बन साइनाइड पॉइजनिंग की। और इसमें हेडेक होता है, डिजीनेस होती है, मल्टीपल इंडिविजुअल्स में इन्वॉल्व, यानी पूरी फैमिली भी इसमें इन्वॉल्व हो सकती है। क्लासिकली एसोसिएटेड विद द बायलैटरल ग्लोबस पैलिडस लियन ऑन एमआरआई। ये हमारे पास जो है हमें अगर पूछे कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, बायलैटरल ग्लोबस पैलिडस लियन हो जाती है, आल्दो रियरली सीन विद द साइनाइड टॉक्सिसिटी एज वेल। अब हमारे पास जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इसका तो छोटा सा ट्रीटमेंट है कि 100% ऑक्सीजन या हाइपरबैरिक ऑक्सीजन देंगे तो पेशेंट सही हो जाता है। और जो हमारे पास साइनाइड पॉइजनिंग है ना, इसमें हाइड्रोक्सी कोबालामीन बाइंड करती है साइनाइड से और साइनो कोबालामीन बना देती है, रीनल एक्सक्रीशन हो जाती है। या तो हाइड्रोक्सी कोबालामीन यूज़ होती है, नाइट्रेट्स यूज़ होते हैं। नाइट्रेट भी हमारे पास ऑक्सीडाइज कराते हैं एचबी को और मेथोग्लोबन को और बाइंड करते हैं साइनाइड से। और फिर अगेन वही बात के साइनो मैथोग्लोबिन बना देते हैं और लेस कर देते हैं टॉक्सिसिटी को। मतलब एक हाइड्रोक्सी कोबालामीन है, नाइट्रेट्स हैं और थर्ड पे सोडियम थायोसल्फेट है। ये तीनों चीज़ें यूज़ होती हैं हमारे पास साइनाइड पॉइजनिंग में, हाइड्रोक्सी कोबालामीन, नाइट्रेट और सोडियम थायोसल्फेट। नेक्स्ट पे कहते हैं इफेक्ट ऑन ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। अब जो साइनाइड पॉइजनिंग होती है ना, कहता है कर्व नॉर्मल, ऑक्सीजन सेचुरेशन में अपीयर नॉर्मल इनिशियली। कर्व इनिशियली जो होती है ना वो एस शेप ही शो होती है, क्योंकि ये इनिशियली इफेक्ट नहीं करती इसे। लेकिन जो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग होती है ये लेफ्ट शिफ्ट करा देती है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व की, इंक्रीज एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन करा देती है, डिक्रीज करा देती है अनलोडिंग ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यू, binds the competitively to the HP with the 200x greater than affinity to O2। मतलब इसकी affinity bind to HP 200x होती है और ये हमारे पास कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देती है और डिक्रीज करा देती है सैचुरेशन ऑफ HP को। अब ये टेबल आपने अच्छे से याद कर लेना है साइनाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग का, और ये आपके नेक्स्ट पेज वाले सारे MCQs इजीली सॉल्व करा देगा। इसमें कहते हैं नर्व मेटाबॉलिज्म इज ब्लॉक बाय द साइनाइड। अब जो हमारे पास था ना कि साइनाइड पॉइजनिंग, इसमें एक बात उसने पीछे टेबल में कही थी, ये हमारे पास बायलैटरल ग्लोबस पैलिडस लियन शो कराता है, बायलैटरल ग्लोबस पैलिडस लियन शो कराता है। इसलिए नर्व मेटाबॉलिज्म जो होता है ना वो किस में होता है, हमारे पास साइनाइड पॉइजनिंग में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आर टिश्यू कांट यूटिलाइज ऑक्सीजन रिगार्डलेस ऑफ बीइंग प्रोवाइडेड, तो ये होता है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में। अगर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा भी है लेकिन वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो हमने पीछे पढ़ा टेबल में कि इसकी कैपेसिटी 200x हो जाती है कार्बन मोनोऑक्साइड की टू बाइंड टू द HP। तो ऑक्सीजन अगर होगी भी तो भी वो ऑक्सीजन डिलीवरी कम है, तो दैट मीन वहाँ पे क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। फिर कहते हैं मैनी टॉक्सिन्स कॉज द सेल डेथ बाय प्रोड्यूसिंग इंजरी एट द एंजाइमेटिक लेवल, साइनाइड इंटरफेयर विद
साइटोक्रोम ऑक्सीडेज बेसिकली उसने पीछे बताया कि क्या है, कम्प्लेक्स 4 है। तो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को या कम्प्लेक्स 4 को ये इफेक्ट करती है। Patient factory work having the cyanide poisoning scenario, what is underlying electron transport chain or biochemical disturbance? तो ये किसे डिस्टर्ब करता है, कम्प्लेक्स 4 को। फिर कहता है द मोस्ट लाइकली कंडीशन विच causes the decrease in arterial oxygen saturation without decrease in oxygen tension is carbon monoxide poisoning। ऑक्सीजन आर्टीरियल ऑक्सीजन सेचुरेशन को ये डिक्रीज कर देता है, हालांकि ऑक्सीजन सेचुरेशन कम नहीं होती, तो क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो जाती है, क्योंकि इसकी कैपेसिटी 200x है, फॉर एफिनिटी है इसकी 200x देन ऑक्सीजन for hemoglobin. The feature of the mild carbon monoxide poisoning is decreased ability of oxygen to bind to hemoglobin. In carbon monoxide poisoning, hyperoxia does not occur due to the arterial PO2 remain normal. Decrease in functional hemoglobin in an anemia, carbon monoxide poisoning and methemoglobinemia will not cause the hypoxia because arterial PO2 is normal. अगेन इसमें यही बात कर रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड अगर इंक्रीज होगी है तो PO2 अगर नॉर्मल भी होगी तो वो जो है उसकी एफिनिटी कम हो जाएगी, क्योंकि CO2 की एफिनिटी 200 टाइम्स है देन ऑक्सीजन, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास हाइपोक्सिया हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आज हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम हीमेटोलॉजिकल सिस्टम स्टार्ट करेंगे, ब्लड स्टार्ट करेंगे।